बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज के इस सेशन में हम लोग सॉल्व कर रहे हैं क्लास 10th मैथ में पूछा गया अनसॉल्व क्वेश्चन पेपर का सीरीज, जो कि वर्ष 2020 का प्रश्न पत्र है 822 MY। ये इस वर्ष का चौथा प्रश्न पत्र है। इससे पहले हमने अनेकों प्रश्न पत्र हल किए हैं। अगर आपने अभी तक उन सभी प्रश्नों का सलूशन नहीं देखा तो आप एक बार ज़रूर देखें। बने रहिए वीडियो में शुरुआत से अंत तक, ताकि आपको हर एक प्रश्न का हल आसानी से समझ में आ सके। यह है आपका चैनल सीक्रेट यस5 ट्यूटोरियल और मैं यस खान आपका इस चैनल में तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं। आइए शुरुआत करते हैं आज के अपने सेशन की। क्वेश्चन नंबर 1, सभी खंड कीजिए। इसका पहला है, निम्न में से कौन सा सहअभाज्य संख्याओं का एक युग्म है। आप जानते हो सहअभाज्य कहने का मतलब होता है कि जिनमें कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो। तो आप देखोगे 14-35 के बीच में 7 कॉमन फैक्टर है। आपका ये ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट है, क्योंकि 18 और 25 में कोई कॉमन फैक्टर नहीं। आप यहाँ देखोगे 31-93, तो 31 से 93 डिवाइड हो जाएगा। 32 और 62 में देखोगे तो आपको यहाँ पे 2 कॉमन फैक्टर इनका मिलेगा, यानी 2 से 32 भी कट जाएगा, 62 भी कट जाएगा। तो जब कॉमन फैक्टर हो जाता है तो वो सहअभाज्य नहीं रह जाता। तो यहाँ पे आपको उन्हें चुनना था जिसमें कॉमन फैक्टर ना हो। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट है। सेकंड वाला है, एक बिंदु 7, -6, 3, 4 को मिलाने वाली रेखाखंड को 1-2 के अनुपात में अंतः विभाजित करता है। बिंदु संबंधित है, प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ किससे संबंधित है। तो आप इसको सॉल्व करोगे। सॉल्व करने के बाद आपको x और y के निर्देशांक निकालने हैं। वो निर्देशांक किस फार्मूले पर निकलेंगे मैं आपको बता देता हूँ। x निकलेगा m1 x2 m2 x1 बाई m1 प्लस m2। ऐसे y निकलेगा m1 y2 m2 y1 बाई m1 प्लस m2। आप इन दोनों को सॉल्व करके देखना। अगर दोनों प्लस में आएंगे तो प्रथम चतुर्थांश होगा, x प्लस वाई माइनस हो जाएगा तो आपका ये पड़ेगा आपका चौथा चतुर्थांश। दोनों माइनस हो जाएंगे तो तीसरा हो जाएगा, x माइनस वाई प्लस हो जाएगा तो दूसरा हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको x और y की वैल्यू निकालनी है, हल करनी है, और इनमें से आपको देखना कौन सा होगा, और वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 4 जब आप इसे सॉल्व करोगे तब। तीसरा है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त पर उसके केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी होगी। प्रश्न सिंपल है। सर्कल का रेडियस है 5 सेंटीमीटर और उसके बाद कहा गया है कि केंद्र से 13 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित कोई पॉइंट है। मतलब इस सेंटर से कोई 13 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई एक बिंदु है और वहाँ से स्पर्शी खींची जा रही है। ऐसे ये 13 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर। आप जानते हैं स्पर्शी और रेडियस 90 डिग्री बनाते हैं। तो जब आप इनको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 12 सेंटीमीटर पाइथागोरस प्रमेय से। ये 12 सेंटीमीटर आपका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। अगला है, यदि x tan 45 cos 60 = sin 60 cot 60 तो x की वैल्यू कितनी होगी। देखिए इसको एक लॉजिक से आपको सॉल्व करना है। देखो x tan 45 की वैल्यू 1 होती है, cos 60 को ऐसे ही रहने देते हैं, इसको नहीं टच करेंगे, sin 60 ऐसे ही रहने दो, cot 60 को लिख दो cos बाई sin 60। इससे ये कट जाएगा और इधर से ये कट जाएगा, तो हो जाएगा x = 1। और आप चाहो तो सबकी वैल्यू रख सकते हो। तो ये आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन करेक्ट है। अगला देखो, एक कार के 2 वाइपर जो एक दूसरे को आच्छादित नहीं करते हैं, प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई 8 सेंटीमीटर है, जो 120 अंश के कोण तक घूम सकती है। पत्तियों के प्रत्येक फार पर साफ़ किए हुए भाग का क्षेत्रफल बताना है आपको। तो आप देखते हो कि शीशे के आगे बारिश में पानी साफ़ करने के लिए लगा रहता है, तो जो आर दिया हुआ पत्ती की लंबाई वही त्रिज्या हो जाएगी। मतलब हमको त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालना है, और त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल होता है θ/360 πr²। थीटा की वैल्यू 120 होगा 360 πr²। 12×3 = 36, यानी हो जाएगा 1/3 πr²।
स्क्वायर। कहाँ, अब आप यहाँ पे देखो, ये तो हो गया एक वाइपर का एरिया, वाइपर 2 है तो इसका डबल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2/3 पाई आर स्क्वायर, यानी वाइपर से 2/3 पाई आर स्क्वायर एरिया क्लेम हो जाएगा। इसमें भी बच्चे अक्सर गलत करके आते हैं, क्योंकि वो निकाल लेते हैं कि 1/3 पाई आर स्क्वायर होगा, वो इसको ध्यान से हटा देते हैं कि 2 वाइपर लगे हुए हैं, एक नहीं बल्कि 2, एक का एरिया इतना होगा, 2 के लिए आप डबल कर दोगे। ऐसे ही अगला प्रश्न है, एक सामान्य वर्ष में 53 रविवार होने की प्रायिकता कितनी है? तो 53 रविवार होने की प्रायिकता होती है 1/7। कितनी होती है? आप इसको रटो, 53 रविवार होने की प्रायिकता 1/7, 52 रविवार होने की प्रायिकता होती है 5/7 यानी 5/7। 53 के लिए 1/7, 52 के लिए 5/7। तो यही है क्वेश्चन नंबर 1 के सभी प्रश्नों का सलूशन। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट, सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज की 2 भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर और आधी होती है। ये हमें प्रूफ करना है। 1 नंबर का क्वेश्चन है, तो आप ज़्यादा मेहनत नहीं करोगे। कैसे प्रूफ करना वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए इसका सलूशन, क्वेश्चन जितने मार्क्स का रहे उसी हिसाब से आप मेहनत क्या करो। ये 1 नंबर का क्वेश्चन है आपका। कैसे प्रूफ करना है देखिए। इसके लिए सबसे पहले आपको बनाना है एक ट्रायंगल। नाम लिख देना ABC, इसको नाम दे देना D और E। प्रश्न में कहा कि त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, मतलब पहले से ही कंफर्म कर दिया कि D और E इसके मिड पॉइंट है। तो आप सबसे पहले लिखोगे दिया है, क्या दिया हुआ है, AD और DB बराबर, क्योंकि ये मिड पॉइंट है, और AE EC बराबर। ये 2 चीज़ दिया हुआ है। उसके बाद अगला है सिद्ध करना है। हमको सिद्ध करना है कि DE पैरेलल BC। अगला रहेगा उत्पत्ति। उपपत्ति में हम लोग लिखेंगे AD/DB, इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो AD/DB की वैल्यू कितनी होगी? 1, क्योंकि दोनों बराबर हैं। ऐसे ही AE/EC की वैल्यू कितनी होगी? 1। अब लिखेंगे क्योंकि AD/DB इक्वल AE/EC। अब आप कहोगे आपने ऐसा क्यों किया, तो आप ये जानते हो कि समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। इसका मतलब क्या है? दोनों समरूप हैं। या आप ऐसा कह सकते हो कि थेल्स थ्योरम है कि अगर किसी त्रिभुज की 2 भुजाओं को मिलाने वाली रेखा इस प्रकार से हो कि दोनों भुजाओं के खंड जो हैं उन खंडों का अनुपात बराबर हो, तो ये भुजा उसके समांतर हो जाती है। तो यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे? बाई इनवर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, या कन्वर्स कह सकते हैं, BPT भी इसको कह सकते हैं। आधारभूत समानुपातिकता का उल्टा प्रमेय है, लिखेंगे इसलिए DE पैरेलल BC। आधारभूत समानुपातिकता का प्रमेय क्या है कि अगर 2 भुजाओं को मिलाने वाली रेखा इस प्रकार से हो कि वो तीसरी भुजा के समांतर हो, तो दोनों का अनुपात समान होता है। उसका उल्टा क्या हो जाएगा? अगर अनुपात समान है, खंडों का अनुपात, तो उन पॉइंट को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होगी। बस सिंपल इतनी सी लॉजिक थी। आप इसको ज़्यादा बड़ा इशू बना के नहीं लगाओगे, जैसे मार्क्स वैसे मेहनत। दूसरा आप देखोगे सलूशन, दूसरा, यदि sec 4 थीटा इक्वल cos sec थीटा माइनस 20 डिग्री, जहाँ 4 थीटा न्यून कोण है तो थीटा की वैल्यू ज्ञात करो।
इसको आप दो तरीके से लगा सकते हो, आप चाहे तो सेक का कम्प्लीमेंट्री लिख दो, चाहे तो कासेक का। तो हम लोग कासेक का लिखेंगे, ये हो जाएगा सेक 4 थीटा। कासेक का कम्प्लीमेंट्री होता है सेक 90 माइनस थीटा, तो हो जाएगा माइनस थीटा प्लस 20 डिग्री, क्योंकि 90 में से लेस करेंगे तो ऐसा होगा। ये हो गया सेक 4 थीटा इक्वल, अब 90 और 20 हो जाएगा 110, यानी हो गया सेक 110 माइनस थीटा। सेक से सेक कैंसिल कर सकते हैं या कंपेयर कर सकते हैं, तो हो जाएगा 4 थीटा इक्वल 110 माइनस थीटा। ये इस साइड आएगा तो हो जाएगा 5 थीटा 110, थीटा इक्वल हो जाएगा 110/5 बराबर 22 डिग्री। और यही है आपके इस प्रश्न का सलूशन। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड वाला प्रश्न, ABCD 14 सेंटीमीटर का एक वर्ग है। ABCD को केंद्र मानकर 4 समान वृत्त इस प्रकार खींचे गए हैं कि प्रत्येक वृत्त शेष तीनों वृत्तों में से 2 वृत्तों को बाह्य रूप से स्पर्श करता है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये यहाँ पे दिया हुआ है कि ये पूरा एक 14 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये देखो यहाँ 7 यहाँ डिवाइड हो गया है। पूरा 14 सेंटीमीटर क्या है इसकी लेंथ इस वर्ग की, और हर एक शीर्ष को केंद्र मान के एक वृत्त बना हुआ है। कहा गया है कि एक वृत्त 2 वृत्त को टच करता है। तो ये जो बीच में खाली जगह बच रहा है, इनका आपको निकालना है एरिया। कैसे निकालोगे, सिंपल मैं आपको बताता हूँ। आप क्या करो, सबसे पहले एक स्क्वायर जो आपको दिख रहा है, इसी स्क्वायर का आप निकाल लो एरिया। उसके बाद इन 4 छोटे छोटे कह सकते हैं इनको त्रिज्यखंड, इनको घटा दो। या ऐसे कह सकते हो कि 4 छोटे छोटे त्रिज्यखंड मतलब एक पूरा वृत्त कह सकते हो। तो कह सकते हो कि पूरे वर्ग में से एक वृत्त का क्षेत्रफल आपको माइनस करना है। तो यहाँ देखो इसका पहला यानी गा वाले का सलूशन, लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल। इक्वल लिखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 4 गुणे एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, भुजा का स्क्वायर यानी 14 का वर्ग माइनस, अब पूरा वृत्त बन जाएगा एक त्रिज्यखंड 2 3 4, ये है पूरा पूरा। तो ये चारों अगर त्रिज्यखंड को हम लोग जोड़ेंगे तो एक पूरा पूरा हो जाएगा वृत्त, और वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 22/7, आर की वैल्यू है 7, इसका हो जाएगा स्क्वायर यानी 14 का स्क्वायर। अरे ये हो जाएगा 22, एक 7 से 7 कट जाएगा क्योंकि 49 7 से डिवाइड होकर यहाँ 7 बचेगा। तो ये होगा 14 का वर्ग 196, और 22 7 154, घटाओगे तो 6 में से 4 जाएगा 2, 9 में से 5 जाएगा 4, यानी 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। और यही है इसका सलूशन। आप अगला देखो, सलूशन नंबर 2 का घात। एक थैले में 5 लाल गेंद और कुछ नीली गेंद है। यदि एक नीली गेंद निकालने की प्रायिकता एक लाल गेंद निकालने की प्रायिकता की 2 गुनी है, तो थैले में नीली गेंदों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो दिया हुआ लाल गेंद कितना है इसमें, वो है 5। नीली गेंद मान लो x, कुल गेंद कितने हो जाएंगे 5 + x। नीली गेंद की प्रायिकता कितनी होगी, नीली गेंद की संख्या x है, कुल गेंद हो गए 5 + x। लाल गेंद की प्रायिकता
लाल गेंद की संख्या 5, तो हो जाएगा 5/5 प्लस x। अब इस प्रश्न में कहा है कि नीली गेंद की प्रायिकता लाल गेंद की 2 गुनी है, तो नीली गेंद की प्रायिकता होगी x/5 प्लस x। ये लाल गेंद की 2 गुनी है, यानी 5/5 प्लस x की डबल। ये 5 + x कैंसिल हो जाएगा, तो x इक्वल आएगा 10। और यही है इस प्रश्न का सलूशन। इसका मतलब थैले में नीली गेंदों की संख्या कितनी थी? 10। क्वेश्चन नंबर 3 का पहला, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के दिखाइए कि परिमित संख्या 129/2² × 5⁻7 × 7⁵ शांत दशमलव है या अशांत आवर्ती दशमलव है, ये आपको दिखाना है। तो आप देखो इसका सॉल्यूशन नंबर 3 का आप इसमें सिंपल में क्या लिखोगे कि इसका ये जो हर है ये 2m × 5n के रूप का नहीं है, क्योंकि इसमें एक और अलग से अंक आ गया है। अगर वो होता तो ये शांत होता, अन्यथा अशांत तो होगा ही। तो यहाँ लिखेंगे 129/2² × 5⁻7 × 7⁵ का हर 2m × 5n के रूप का नहीं है, इसलिए यह एक अशांत आवर्ती दशमलव है। यही है इसका सलूशन। अगला देखो, बहुपद x² + 7x + 12 का शून्य ज्ञात करो। तो लिखेंगे x² + 7x + 12 = 0। जब आप इसका शून्य निकालेंगे तब, तो यहाँ से आप इसका फैक्टर करेंगे, होगा x² + 4x + 3x + 12 = 0। तो एक क्वेश्चन में हो जाएगा x + 4 और एक क्वेश्चन में x + 3 = 0। तो x इक्वल होगा -4 और x इक्वल होगा -3। यही है इसका सलूशन। अगला आप देखो, सॉल्यूशन नंबर 3 का प्रश्न में है कि क्या बिंदु ए बी सी ये तीनों त्रिभुज बनाते हैं, यदि हाँ तो इस प्रकार बने त्रिभुज का प्रकार बताओ। मतलब कह रहा क्या इनसे कोई त्रिभुज बनता है। तो एक बात जाने रही है, अगर त्रिभुज बनेगा तो त्रिभुज की एक खासियत होती है, हमेशा त्रिभुज के तीनों जो शीर्ष होंगे वो कभी भी संरेख नहीं होते हैं, और संरेख नहीं होते हैं तो इसका एक पहचान ये होता है कि आप त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालो और 0 ना हो तो समझ लेना कि त्रिभुज बनेगा। या क्या है कि आप दो भुजाओं को जोड़ो, अगर दो भुजाओं का योगफल तीसरे के बराबर हो गया तब भी उससे त्रिभुज नहीं बनेगा। ये बात आप जाने रहिए। तो यहाँ हम लोग सबसे पहले ए बी निकालते हैं, पहली भुजा। तो ए बी कैसे निकलेगा, 3 में से -2 घटाएंगे तो हो जाएगा 3 - 2 इसका वर्ग और 2 - 3 इसका वर्ग, 3 2 5 इसका स्क्वायर, 3 2 5 इसका स्क्वायर, तो हो जाएगा 5√2। ऐसे ही निकाल लेते हैं बी सी। बी सी के लिए 2 - 2 यानी हो जाएगा 4 का स्क्वायर। एक बार लिख दें, 2 - 2 यानी 2 + 2 हो जाएगा और 3 + 3 हो जाएगा, यानी हो गया 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, इतना हो जाएगा ये। और 4 का स्क्वायर हो गया 16, 6 का स्क्वायर 36 और ये हो जाएगा 50 को लिख सकते हैं 5√2। और ऐसे ही निकाल लेते हैं हम लोग ए बी हो गया, बी सी हो गया, ए सी निकाल लेते हैं या सी ए।
तो वो कैसे आएगा, सी ए निकालने के लिए ये और ये लेना पड़ेगा। तो 2 में से ये 3 में से 2 घटाना है आपको, इसका वर्ग, प्लस 2 में से 3 घटाना इसका वर्ग। तो 3 में से 2 जाएगा 1 और 1 का वर्ग 1, यहाँ भी 1 आएगा, 1 का वर्ग 1 यानी √2। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हो कि ए बी और बी सी बराबर है लेकिन ए सी बराबर नहीं है। मतलब क्या दिखा कि ए बी बराबर बी सी नॉट इक्वल ए सी। तो इसका क्या मतलब है कि अगर आप इन दोनों को जोड़ोगे तो वो तीसरे के बराबर नहीं होगा, मतलब किसी भी दो का योगफल तीसरे के बराबर नहीं होगा। इसका मतलब क्या होगा, इससे त्रिभुज बनता है। तो लिखेंगे इसलिए ए कामा बी कामा सी त्रिभुज बनाते हैं। पूछा त्रिभुज कौन से प्रकार का, तो इससे 2 फायदा होगा, देखो 2 भुजा बराबर है। तो लिखेंगे इसलिए त्रिभुज समद्विबाहु है। बस इतना ही आपको करना था। आप ये इधर वाला पोर्शन लिखिए, फिर मैं ये चौथा वाला पार्ट सॉल्व करता हूँ। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का 4th वाला पार्ट, यानी सॉल्यूशन नंबर 20 मीटर गहरा 7 मीटर व्यास का एक कुआं खोदा जाता है। खोदने के बाद जो मिट्टी निकलती है उससे 22 × 14 के आकार का एक चबूतरा बनता है। चबूतरे की ऊंचाई क्या होगी, तो लिखेंगे चबूतरे की ऊंचाई बराबर आप लिखना है यहाँ पे कुएं का आयतन, क्योंकि वहीं से मिट्टी आ रही बाहर, बटे चबूतरे के आधार का क्षेत्रफल। कुआं कैसा है, बेलनाकार, और बेलन का आयतन होता है πr²h। चबूतरा है 22 × 14 का, ये लिख दो। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 7/2 का स्क्वायर, और h है 20 मीटर गहरा, तो यहाँ पे 20 रहेगा, नीचे 22 × 14, तो 22 से 22 कट जाएगा। इसको हम लोग लिखेंगे 7 का वर्ग, यानी 7 × 20, और ये 7 नीचे आ जाएगा तो होगा 7 × और ये 2 × 2 होगा तो वो भी नीचे आएगा, 2 × 2 और 1 14 बगल में। आई बात समझ में कैसे हो रहा है, देखो 7 × 7 ऊपर हो जाएगा, 20 ऊपर हो जाएगा, और ये दोनों पार्ट आएंगे नीचे, तो एक 7 आएगा और 2 बार 2 आएंगे। तो क्या कटेगा, 7 से 7 कट जाएगा। उसके बाद यहाँ 7 दूनी 14, नीचे 2 बचेगा, तो ऊपर हो गया 20 और नीचे 2 दूनी 4 × 2, 4 से 20 कटेगा तो आएगा 5/2 यानी 2.5 मीटर। और यही है इस प्रश्न का सलूशन। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट है, सिद्ध कीजिए कि 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय प्रूफ करना आप जानते हो, कैसे अपरिमेय प्रूफ किया जाता है ये आपको मिल जाएगा यहाँ जो रियल नंबर का या नंबर सिस्टम का जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1, उसके प्लेलिस्ट में आपको ऐसे ढेर सारे प्रश्न आपको मिलेंगे। कैसे अपरिमेय प्रूफ किया जाता है, किसी भी प्रकार का प्रश्न हो तो आप वहाँ पे जा कर के इसे देख सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड वाला, समांतर श्रेणी 6, 13, 20 to 16 का मध्य पद ज्ञात करो। तो इसका सलूशन देखो, सीरीज है 6, 13, 20 to 16। तो सबसे पहले इसमें निकालते हैं कि कितने पद हैं। वो कैसे निकाला जाएगा, फार्मूला हम लोग जानते हैं, L = A + n - 1 × D, और ये है 2, 1, 6। यहाँ से आप 6 को साइड ले जाके लेस करोगे तो होगा n - 1 × 7 = 210, 210। 7 से डिवाइड करेंगे जब उस साइड ले जाके तो n - 1 इक्वल होगा 30। 7 से डिवाइड होने के बाद तो n इक्वल होगा 31।
1। इसका मतलब इसमें पदों की संख्या कितनी है 31। तो बीच वाला पद कितना होगा, बीच वाला पद कैसे निकालेंगे हम लोग, तो बीच वाला पद निकालने के लिए आप चाहे तो माध्यिका का सहारा ले लो। जैसे 31 है तो एक जोड़ देंगे 32 हो जाएगा, 32 का आधा यानी 16वां पद आपका मध्य पद होगा। तो यहाँ लिखेंगे इसलिए मध्य पद बराबर 16वां पद, ये होगा मध्य पद। मतलब 15 इधर 15 उधर 30 और बीच में ये रहेगा। तो हमको 16वां पद निकालना है, यानी A16 इक्वल हो जाएगा A + 15D। A की वैल्यू 6 + 15, D की वैल्यू 7 हो जाएगा 6, 15 7 105 बराबर हो जाएगा 111। और यही है आपकी इस प्रश्न का सॉल्यूशन। अगला आप देखो, सॉल्यूशन नंबर 4 का गा वाला कैसे निकाला जाएगा। कहा त्रिभुज की भुजाओं AB और AC का मध्य बिंदु हमको मालूम है। तो एक त्रिभुज बना लेते हैं ABC। AB का मध्य बिंदु दिया हुआ है 2,1 और AC का मध्य बिंदु दिया है 0,1। और तो इसको पहले मिला देते हैं, चलो चाहे मिला दो चाहे रहने दो। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद फिर यहाँ पे दिया हुआ है त्रिभुज के इसके बाद आपको पता है बिंदु A का निर्देशांक, और A का निर्देशांक है कितना 1,-4, ये आपको है पता। तो आपको निकालना है पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो उसके लिए आपको B और C इन दोनों का आपको निर्देशांक पता होना चाहिए। तो कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पे ये है E और ये F। E इसका मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु का निर्देशांक कैसे निकाला जाता है आप जानते हैं, इसको जोड़ के आधा करना, ऐसे इधर इधर जोड़ के आधा करना। तो आप लिखोगे B का निर्देशांक, मान लो यह है x1 y। तो यहाँ पे आप जानते हैं मध्य बिंदु कैसे निकलता है, दोनों जोड़ के आधा किया जाता है। 2 इक्वल हो जाएगा 1 + x1/2, ये हो गया 2 की वैल्यू। और ऐसे ही -1 कैसे आया होगा, -1 आया होगा -4 में y1 जोड़ने पर, इसका /2 हो जाएगा। उसके बाद ये हो जाएगा 2 दूनी 4 और एक घटेगा 3, यानी x1 की वैल्यू हो गई 3। ऐसे y1 के लिए 2 × 2 -2 हो जाएगा और 4 आएगा इस साइड प्लस हो जाएगा, तो y1 की वैल्यू हो गई 2। ऐसे ही आप बिंदु C पर मान लो कि C का निर्देशांक मान लो यह है x2 y2। तो यहाँ पे 0 कैसे आया होगा, 0 आया होगा 1 में x2 जोड़ना पड़ा होगा, उसका आधा करना पड़ा होगा। और 1 आया होगा कैसे, -4 में y2 जोड़ना पड़ा होगा, इसको 2 से डिवाइड किया तो हो जाएगा 2 का गुणा 0 में 0, यानी x2 की वैल्यू हो गई -1। और ऐसे ही y2 की वैल्यू 2 × 2, इस साइड आएगा तो हो जाएगा +4 और 4 2 6। तो आप जान गए कि निर्देशांक आपको मिल गया। ये निर्देशांक मिल गया आपको 3,2, ये निर्देशांक मिल गया आपको -1,6। और आप त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला लगा लो। त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, 1/2 x1 y2 - y3 + x2 y3 - y1 + x3 y1 - y2। और आप इसको सॉल्व कर लो, जो भी आएगा वो आपके इस प्रश्न का आंसर होगा। अगला वाला प्रश्न है, यदि sin θ = 4/5 तो 4 tan θ - 5 cos θ 5 sec θ + 4 cot θ की वैल्यू निकालनी है। देखो इसका सॉल्यूशन अनेक तरीके हैं, आपको जैसा मर्जी आप वैसा लगाओ। मैं आपको एक तरीका बता देता हूँ। वैल्यू निकालनी है आपको 4 tan θ - 5
कास थीटा अपान सेक थीटा प्लस 4 काट थीटा। एक तो तरीका आप त्रिभुज बना लो और त्रिभुज बना के सबकी वैल्यू, जैसे त्रिभुज कैसे बनाओगे, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे काट, यानी 4 5, तो ये हो जाएगा 3। यानी आप टेन थीटा की जगह क्या लिख दोगे, 4/3, कास थीटा की जगह पे 3/5, सेक थीटा की जगह पे 5/3, काट थीटा की जगह 3/4, तब भी आपकी वैल्यू आ जाएगी। चलो यही वाला रूल अपना लेते हैं, मेरे ख्याल से थोड़ा छोटा रहेगा। लिखेंगे दिया साइन थीटा इक्वल 4/5, एक त्रिभुज बनाया, यहाँ थीटा लिखा, यहाँ 4, यहाँ 5, तो ये हो जाएगा 3। तो यहाँ से सबकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, टेन थीटा हो जाएगा लंब बटे आधार यानी 4/3, कास थीटा हो जाएगा आधार बटे काट यानी 3/5, सेक थीटा कास का उल्टा होता है यानी 5/3, काट थीटा हो जाएगा 3/4। सारी वैल्यू यहाँ रख दो, हो जाएगा 4, टेन थीटा की जगह 4/3 माइनस कास थीटा की जगह पे 3/5 बटे सेक थीटा की जगह 5/3 प्लस 4 काट थीटा की जगह 3/4 से 4 कट गया, इधर 5 से 5 कट गया, यहाँ बचेगा 4 चौक को 16/3, यानी वैल्यू आएगी 16/3 ऋण 3/5/3 धन 3 बराबर 3 3 9, 16 में से 9 जाएगा 7/3, यहाँ 3 3 9 5 14/3 से 3 कट जाएगा, 7/14 का मतलब 1/2। और यही है आपके इस प्रश्न का सॉल्यूशन। ये था आज का हमारा प्रश्न पत्र 822 MY का सेट 4। इसका हम लोग आज फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर रहे थे। इसमें हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 4 तक सॉल्व किया है और आगे के प्रश्न हम लोग अगले सेशन में सॉल्व करेंगे। अगर आपका कोई भी प्रश्न होगा, कोई सलाह या सुझाव होगा तो आप हमें ज़रूर बताएंगे। फिर मिलेंगे हम लोग जल्द ही अगले पार्ट अगले सेशन में। तब तक पढ़ते रहिए, अपनी तैयारी और भी बेहतर तरीके से करते रहिए। हमें दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।